हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी एजुकेशन पर। और आज हम अपने इस वीडियो के अंदर द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और उसका गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंदर एक टॉपिक है और यह टॉपिक हम सभी के काम के आने वाला टॉपिक है, क्योंकि आगे इस कंपटीशन एग्जाम में भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ेंगे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना। तो सबसे पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या दोस्तों ये अपने पास बहुपद है क्या? ऐसा व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले इस बहुपद की अगर घात हमसे पूछी जाए तो इस बहुपद की घात क्या होगी? इस बहुपद के अंदर चर पद की अधिकतम घात की बहुपद की घात कहलाएगी। चर पद क्या है इसके अंदर? चर पद है अपने पास y। क्या है? y। तो y की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। इसके अंदर y की यहाँ पे घात कितनी है? 1 है। यहाँ कितनी है? 2 है। इसका मतलब इस बहुपद की घात अपने से पूछी जाए तो घात कितनी है? घात इस बहुपद की 2 है। तो इस बहुपद की घात 2 हो गई और जो बहुपद की अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। इसका मतलब इस बहुपद की घात भी अपने से पूछी जाए तो क्या है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। और उस बहुपद के सामने में कोई संख्या आ जाए या बराबर में 0 आ जाए तो उस बहुपद को समीकरण कहा जाता है। तो ऐसा द्विघात बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। सबसे पहले हमारे टॉपिक है कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना। तो दोस्तों अपने ये द्विघात समीकरण ही है, क्योंकि इस बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात इसके अंदर 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 है और जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहते हैं। हमें इसका गुणनखंड निकालना सीखना है। किस प्रकार हम इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, इसका गुणनखंड सीखने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले जो चर पद की अधिकतम घात है उसका अचर पद से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अधिकतम घात कितनी है? y² और अचर पद क्या है अपने पास? 6। अगर मैं इसका गुणा करता हूं 6 का गुणा y² से तो दोस्तों क्या आएगा? 6y²। क्या आएगा? 6y²। देखिएगा दोस्तों, तो हमें 6y² प्राप्त हुआ इसका गुणा करने पर। y² और 6 का गुणा करने पर हमें 6y² प्राप्त हुआ। इसके अंदर चर पद क्या है? अचर पद क्या है? अचर पद इसके अंदर 6 है। तो बाद में हमें 6 का गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का दिया, कितनी बार गया? 3 बार गया। फिर इसका देंगे 3 का, कितनी बार गया? 1 बार गया। इसका मतलब 6 के संभव गुणनखंड क्या क्या है? 2 × 3। कितने हैं? 2 × 3। पहली बात तो ये हमारे पास निकल के आई। तो हमें अब इस 6 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं, ठीक है, जिनको अपन जोड़े या घटाएं। तो जोड़ने और घटाने पर तो कितना आ जाए? बीच वाला पद अर्थात -5y आ जाए। क्या आ जाए? -5y। और उनको अगर आपस में गुणा करें तो गुणा करने पर कितना आ जाए? 6y²। देखिएगा दोस्तों कितना आ रहा है? एक गुणनखंड 2 और 3 है। 2 दूनी 2 दिया 6। देखिएगा अगर मैं लेता हूं 1 2x और 1 लेता हूं मैं 3x। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दोनों संख्याएं प्लस की लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, क्या करूंगा? गुणा, तो क्या आ जाएगा? 2 तिया 6 और x का x से गुणा होकर क्या आ जाएगा? x²। तो क्या 6 माफ कीजिएगा, यहाँ पे अपने किसका इस्तेमाल करना है? अचर पद का y। क्या करना है? y। तो ये क्या आ जाएगा? 6y²। 6y² आ गया क्या अपने पास? 6y² तो आ गया, लेकिन अगर इनको मैं जोड़ता हूं, क्या करता हूं? जोड़ता हूं, तो 2y और 3y मिलकर कितना y आएगा? 5y आएगा। कितना आएगा? 5y। पर ये अपना आंसर नहीं है। अपने क्या चाहिए? -5y चाहिए। दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ जाए? -5y और गुणा करने पर क्या आ जाए? 6y²। क्या आ जाए? 6y²। गुणा करने पर तो 6y² आ रहा है, पर जोड़ने घटाने पर -5y नहीं आ रहा है। पर देखना, अगर ये संख्या भी माइनस की हो और ये संख्या भी
माइनस की हो। तो इनको गुणा करेंगे दोस्तों, तो 2 माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6y² आ गया, और इनको जोड़ोगे तो दोनों संख्याएं माइनस की, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5y। इसका मतलब अपने को इनका टुकड़ा मिल गया, क्या मिल गया -2y और -3y। इसका मतलब हम -5y को कैसे लिख सकते हैं, देखने ये आ गया y²। ठीक है, अब मैं 5y को लिखूंगा -2y -3y। -2y का गुणा -3y से किया तो 6y² आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5y आ जाएगा, जो बीच वाला पद आ गया अपने पास। ठीक है, ये दोस्तों इन दोनों पद को अगर वापस जोड़ते हैं -2y और -3y को, तो क्या ऊपर वाला पद आ जाएगा क्या वापस? ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा -5y प्लस का इधर क्या है 6। देखिएगा दोस्तों, अब दो पद लेने हैं अपने को, और उनमें से कॉमन निकालना है। कैसे निकालोगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? भाई इसके अंदर भी आ रहा है, भाई इसके अंदर भी आ रहा है, क्या मैं भाई कॉमन ले सकता हूं? देखना दोस्तों, अगर मैं एक भाई बाहर ले लेता हूं, यहाँ कितना है y² है, तो अंदर कितना y बच जाएगा? एक y बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इधर बीच में क्या है माइनस, और यहां से मैंने y बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया 2। तो क्या कॉमन आया? y कॉमन आया, और कोष्टक के अंदर y -2। अच्छा, इधर क्या कॉमन आ रहा है? देखिएगा दोस्तों, 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, 3 दूनी 6 होता है, 3 आ रहा है क्या? तो मैं यहाँ को क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या? देखना, मैं यहाँ से कॉमन लूंगा -3। अगर -3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा? -3 बाहर चला गया तो अंदर y बच गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा -2। अगर इसको इससे गुणा करोगे -3 को -2 से, तो +6 आ जाएगा। इसको वापस इससे गुणा करोगे तो -3y आ जाएगा। आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा अब ये वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन आ रहा है? y -2 इधर भी है और y -2 इधर भी है, तो दोनों ओर से कॉमन ले लेंगे। क्या ये आ गया y -2, इसके अंदर था, मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने इसमें से y -2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया y। इधर से भी y -2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया -3। क्या बच गया -3। तो इसका गुणनखंड निकल के आया y -2 और y -3। इस प्रकार किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाला जा सकता है। गुणनखंड प्राप्त हुए, इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण के क्या प्राप्त हो गए? गुणनखंड प्राप्त हो गए। अच्छा, इस गुणनखंड से क्या समझते हैं हम? कोई भी संख्या किसी का गुणनखंड है, इसका मतलब उसका उसमें पूर्ण भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। अगर y -2 है, क्या है y -2 है, तो y -2 के बराबर में अगर मैं 0 मानता हूं तो y का मान क्या आएगा? ये -2 पक्षांतर करके उधर भेजेंगे। अगर माइनस की संख्या एक पक्ष से दूसरी पक्ष में भेजी जाती है तो माइनस से क्या हो जाती है प्लस। तो ये y बराबर क्या हो गया 2। y का मान क्या है अपने पास 2 आया। इसका मतलब अगर y का मान मैं इसमें रखता हूं तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। और दूसरा क्या है y -3। अगर इसके बराबर में मैं 0 मानता हूं तो y बराबर क्या आएगा 3। क्या आएगा 3। इसका मतलब इसके दो गुणनखंड हैं, एक तो y बराबर 2 पर है और एक y बराबर 3 पर है। अगर y बराबर 3 इस समीकरण में रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और y बराबर 2 रखोगे तो भी इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो दोस्तों एक चेक करेंगे अपन इसके अंदर y बराबर 2 रख के। कैसे रखेंगे? y², इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 और y की जगह कितना है 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6। देखिएगा दोस्तों 6 और 4 10, 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा 0 आ गया क्या? ठीक है। अगर कोई भी संख्या किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उसका मान उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले इस सवाल को लिया और इस सवाल को लेते हुए इसे समझते गए और हमने इसका बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखा। तो y² माइनस 5y प्लस 6 इसका गुणनखंड क्या आएगा y -2 और y -3। ये इसके दो गुणनखंड आएंगे। इस प्रकार हम कुछ और सवाल लेंगे और उनका भी गुणनखंड निकालना सीखेंगे और इस प्रकार हम द्विघात समीकरण के तमाम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, पैटर्न वही फॉलो करना है जो पैटर्न हमने इसमें फॉलो किया है। हमेशा वही करना है जो इसमें हमने किया है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं।
3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये मैंने आपके सामने लिखी है द्विघात समीकरण। अच्छा, ये द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इस बहुपद या इस समीकरण की चर पद की अधिकतम घात कितनी है? चर पद क्या है इसमें? x है। क्या है? x है। x की घात यहाँ 1 है, x की घात यहाँ 2 है। इस चर की अधिकतम घात कितनी है? इस चर की अधिकतम घात है 2। कितनी है? 2। अच्छा, इस चर पद की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और हम अपने इस सवाल के अंदर क्या सीख रहे हैं? द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालना। तो हमें इसका गुणनखंड निकालना है। सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले अधिकतम घात वाले चर को गुणा किससे करना है? अचर पद से। अचर पद क्या है अपने पास? 4। और इसका गुणा किससे करेंगे? तो 4 का गुणा करना है। किससे करना है? 3x स्क्वायर से। किससे? 3x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? 4 दिया 12, 12x स्क्वायर। क्या है अपने पास? 12x स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों, अब हमें 12 के इसके चर पद के साथ में अचर क्या है? 12 है। तो 12 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं, ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़े और घटाएं कैसे भी करके। तो ये बीच वाला पद आ जाए, क्या आ जाए? x। बीच में क्या है? -x। तो क्या आ जाना चाहिए? -x। और उन दोनों को गुणा करें तो क्या आ जाना चाहिए? 12x स्क्वायर। देखिएगा 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का कितनी बार? 6 बार। वापिस 2 का कितनी बार? 3 बार। अब 3 का 1 बार। क्या गुणनखंड आया अपने पास? 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अपनी मर्जी से कोई सा भी गुणनखंड ले सकते हैं। पर अगर मैं लेता हूं, इधर से 2 ले लिया और इधर से मैंने 6 ले लिया, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 6। 2 इंटू 6 12 हो गए। देखिए उन दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 2 गए, 4 आएंगे। पर अपने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं, 4 इंटू 3, तो क्या ये भी इसका गुणनखंड है क्या? 12 का। 4 इंटू 3 12 का एक गुणनखंड है। और देखिएगा इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर भी आ जाएगा। और घटाते हैं अगर तो अपने 4 में से 3 गए तो ये भी आ जाएगा। इसका मतलब एक गुण। अच्छा, ये माइनस का है, इसलिए बड़ी संख्या में क्या होगा? माइनस होगा। तो अपना एक गुणनखंड आया -4x और दूसरा आया 3x। क्या आया? 3x आया। क्या? 2 गुणनखंड। देखना इन दोनों का गुणा करते हो, क्या करते हो दोस्तों? यहाँ पे क्या आएगा? ये संख्या प्लस की है और ये -4। 4 किसका है? माइनस का। तो गुणनखंड में क्या आना चाहिए? -12x स्क्वायर आना चाहिए। देखिएगा 4x का गुणा 3x से क्या आया? -12x स्क्वायर। क्या आया? -12x स्क्वायर। क्या इन दोनों को गुणा करने पर -12x स्क्वायर आ गया? क्या आ गया? ठीक है। और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस का x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का x। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, माइनस का 4x और प्लस का 3x, तो माइनस प्लस क्या होता है? जब विपरीत चिन्ह हो तो क्या होती है? बाकी होती है। ठीक है। तो 4x में से 3x गए, कितना बचा? सिर्फ बचेगा x। और चिन्ह किसका आएगा? हमेशा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है? 4। और 4 किसकी है? माइनस की। इसलिए आंसर क्या आएगा? माइनस का x। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आया -x और गुणा करते हैं तो -12x स्क्वायर, वो भी आ गया अपने पास। ये इसको संतुष्ट कर रहा है क्या दोस्तों? बिल्कुल ये इसको संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके दो गुणनखंड क्या आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा -4x और एक आ जाएगा प्लस का 3x। देखना 3x स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ -4x प्लस का 3x माइनस का 4। लिख सकते हैं क्या दोस्तों? ऐसे बिल्कुल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस अपने पास वापस क्या आ जाएगा? माइनस का x आ जाएगा। फिर सेम वही पैटर्न, दो संख्याओं को कॉमन लेना है। क्या आ जाएगा इसमें कॉमन? इसमें आया x कॉमन, अपने पास क्या आया? x। यहाँ कितना बचा? 3x। और इधर कितना बचा? -4 बच गया। क्या 3x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, अंदर 3x बच गया। इसके साथ x था, x बाहर आ गया, अंदर बच गया 4। देखिएगा दोस्तों प्लस इधर कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? 1। तो कुछ संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी? 3x माइनस। देखिएगा दोस्तों अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दिख रहा है 3x माइनस 4 इस वाले पद में भी है और इस वाले पद में भी है। तो मैं क्या कॉमन लूंगा? 3x माइनस 4, ये मैंने कॉमन ले लिया।
अंदर क्या बचा 3x माइनस 4 बाहर आ गया तो अंदर बचा x, बीच में क्या है प्लस, और 3x माइनस 4 बाहर आ गया तो क्या आ गया 1। तो इसका गुणनखंड क्या आया, एक तो आया 3x माइनस 4 और एक आया x प्लस 1। और देखिएगा दोस्तों किसी भी समीकरण के अंदर जितनी उसकी घात होगी उतने ही उसके गुणनखंड होंगे। अगर द्विघात समीकरण में इसकी घात कितनी है 2 है तो इसके अधिकतम गुणनखंड कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। अगर त्रिघात समीकरण है और उसकी अधिकतम घात कितनी है 3 है तो त्रिघात समीकरण के कितने गुणनखंड होंगे 3। लेकिन द्विघात समीकरण के केवल कितने गुणनखंड होते हैं 2 होते हैं। तो 2 ऐसे मान हैं जिनको इसमें रखोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो दोस्तों इसके गुणनखंड निकल के आ गए अपने पास 2, और ये मान अगर इसके अंदर रखते हो तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। कैसे देखना, एक क्या है अपने पास 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इसके बराबर में अगर 0 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस का उधर गया प्लस का हो गया, 3x बराबर 4। अच्छा ये x के जो गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, गुणा वाली संख्या उधर में जाती है तो भाग में, तो क्या है अपने पास x बराबर 4/3। इसका मतलब x का मान इस समीकरण के अंदर 4/3 रखेंगे तो इस समीकरण का मान 0 आ जाएगा। दूसरा क्या है x + 1, अगर मैं x + 1 बराबर 0 रखता हूं, क्या रखता हूं 0, तो ये एक इधर जाके माइनस का हो जाएगा x बराबर -1, तो ये भी इसका एक गुणनखंड है। तो x बराबर -1 इसमें रखोगे तो भी इसका मान 0 हो जाएगा, और x बराबर 4/3 इसमें रखेंगे तो भी इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही इसके गुणनखंड है। इस प्रकार हमने इसका भी गुणनखंड निकालना सीखा। एक सवाल दोस्तों हम और लेंगे और उसको भी इस प्रकार से हल करेंगे। -12x² - 7x + 1, ये हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों, मैं हर बार इस बिंदु पर जोर दे रहा हूं, द्विघात समीकरण क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, इसकी घात क्या है, चरपद की अधिकतम घात यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। चरपद की अधिकतम घात 2 है इसीलिए इस बहुपद की घात 2 है, और हर ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है, इसलिए ये अपना क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। देखना हम क्या करेंगे, सबसे पहले अधिकतम घात वाले चरपद को अचरपद से गुणा करेंगे, तो 12x² का किसका गुणा करना है, 12x² का गुणा किससे करना है 1 से, किससे करना है 1 से, क्या आएगा 12x² आएगा क्या दोस्तों 12x², देखिएगा, और बीच में क्या है माइनस का 7x, इसका मतलब संख्याओं को गुणा करें, ऐसे टुकड़े करने हैं 7x के -7x के, जिनको जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए और गुणा करने पर 12x² आ जाए। देखना सबसे पहले अचर पद इसका गुणनखंड निकालेंगे 12 का, सबसे पहले किसका गया 2 का, कितनी बार 6 बार, वापिस 2 का 3 बार, 3 का 1 बार, क्या आया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक आया 2 × 2 × 3। देखिएगा अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं तो क्या आएगा 4 × 3, ठीक है, एक आया 4 और एक आया 3, मैं 4 और 3 को जोड़ता हूं, क्या 7 आएगा, क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे 4 3 12 जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इसका मतलब x का मान क्या हुआ, अच्छा चूंकि ये माइनस है इसीलिए इन दोनों संख्याओं को भी क्या करना पड़ेगा माइनस, तो एक ले लिया मैंने 4x, दूसरा ले लिया मैंने -3x। देखिएगा -4x और -3x को जोड़ते हैं, जब दोनों चिन्ह समान हो तो क्या होगा, जोड़ होगी, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 कितना आ जाएगा 7x, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का इसलिए क्या आ गया -7x, जोड़ने पर अपने ये मान आ गया। और अगर गुणा करते हैं तो जब दो माइनस गुणा होती है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 4 दिया 12, x का x से गुणा x², 12x² इधर आ गया माइनस का 7x, तो इसका मतलब इसका एक अगर अपन टुकड़े किए जाए 7x के तो क्या आएगा, एक तो 4x आएगा और एक क्या आएगा 3x, क्या आएगा 3x। देखिएगा 12x² - 4x
माइनस 3x प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है देखिएगा, x इसमें भी है इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 4 तिया 12 होता है क्या, तो मैंने क्या कॉमन लिया, 4 तो आ रहा है और x भी आ रहा है, तो क्या कॉमन आया 4x, क्या आया 4x। देखिएगा अगर मैं 4x कॉमन ले लेता हूं अंदर क्या बचेगा 3, 4 तिया 12, एक x कॉमन ले लिया अंदर कितना बच गया 1x, और यहां से 4x ऐसे कैसे बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1, ठीक है। माइनस यहां से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, तो क्या कॉमन आएगा -1, क्या आएगा -1, तो यहां क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस इससे गुणा होके ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस माइनस गुणा होके वापस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 4x और यहाँ पे -1, तो ये दोस्तों इसके दो गुणनखंड आ गए क्या, एक गुणनखंड आया इसका 3x माइनस 1, एक आया 4x माइनस 1, ये इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। और चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड होंगे। सामने अगर आगे इसका मान भी रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, कैसे 3x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, ये इधर गया माइनस का प्लस, 3x बराबर 1, इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में x बराबर 1/3, एक मान ये आ गया। दूसरा क्या है 4x माइनस 1 बराबर 0 रखें, तो 4x बराबर क्या आएगा -1 उधर जाके +1 और ये इधर गुणा में है तो क्या आ जाएगा x बराबर 1/4, एक मान ये आ गया, ठीक है। अगर x बराबर 1/3 इसमें रखेंगे तो भी इसका मान 0 हो जाएगा और x बराबर 1/4 इसमें रखेंगे तो भी इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसकी क्या है गुणनखंड है। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में हमने एक द्विघात समीकरण का गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है वो हमने सीखा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अचर पद का जो चर पद की अधिकतम घात वाले पद है उससे गुणा करना है, फिर बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने घटाने पर तो बीच वाला पद आ ही जाए, लेकिन गुणा करने पर भी वो साइड वाले पद से गुणा किया हुआ पद आ जाए। तो इस वीडियो में हमने एक द्विघात समीकरण के गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे वो सीखा। आगे कुछ और वीडियो लेके आएंगे और कुछ उसमें हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।